अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे कोलीग्स। होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आई एम सॉरी, मैं बहुत देर बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ सका और आपको फर्दर वीडियोस जो है वो मैं पोस्ट नहीं कर सका आप लोगों के लिए। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत कॉमन टॉपिक है और उसके ऊपर कुछ मैं एग्जांपल्स भी देना चाहूँगा ज़रूर। सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि आजकल बड़ी कॉमन सी कंडीशन होती है कि भाई ओए होए 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 भाई बच्चेदानी में रसौली बन गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये है वो है। तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और रसौली निकालनी पड़ेगी और कुछ नीम हकीम ख़तरे जान जो है वो क्या करते हैं, वो सिंपल जो है वो बच्चेदानी को निकाल के बाहर मारते हैं कि भाई चलो ना रहेगी बच्चेदानी ना होंगी रसौलियाँ। तो ये एक बहुत गलत एक्ट है क्योंकि जो है रसौलियाँ जो हैं वो लाइफ टाइम नहीं रहती। वक्त के साथ साथ वो ख़ुद रिग्रेस होना शुरू हो जाती हैं, साइज़ में छोटा होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, उनकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती कि इंसान की जान को ख़तरा हो जाए। और जो है यूट्राइन, नॉर्मली इनको हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है। फाइब्रॉइड्स जो हैं नॉन कैंसरस ग्रोथ्स। अच्छा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आर नॉन कैंसरस ग्रोथ्स ऑफ द यूट्रस दैट ऑफन अपीयर ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स। यानी जब औरत जो है बच्चे देने की उम्र में होती है, उस उम्र में जो है फाइब्रॉइड्स होते हैं, आल्सो कॉल्ड लियोमायोमास और मायोमायोमास, ठीक है। मायोमायोमास, मायो मीन मसल, ओमास मीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। तो मायोमा मीन्स मसल से अराइज होने वाली चीज़। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आरंट एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ यूट्राइन कैंसर एंड ऑलमोस्ट नेवर डेवलप इनटू कैंसर, ठीक है। इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता कैंसर से, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, रेयर भी नहीं कि ये कैंसर में डेवलप हो जाएं, तो इनके चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। फाइब्रॉइड्स रेंज इन साइज फॉर सीडलिंग, यानी एक बीज के साइज से लेकर अनडिटेक्टेबल बाय द ह्यूमन आई, जो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आते, टू बल्कि मासेस दैट कैन डिस्टॉर्ट एंड एनलार्ज द यूट्रस, यानी इतने बड़े बड़े भी हो जाते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर एक केस ऐसा देखा था जिसमें जो फाइब्रॉइड था वो ऑलमोस्ट 7 इंचेस बिग था। 7 इंचेस बिग था, और अगर आपको पता हो, अगर आपको एनाटमी पता हो, तो यूट्रस की जो है साइज़ क्या होता है, वो ऑलमोस्ट 7 to 8 इंचेस होता है, और उससे ऊपर 7 इंचेस का फाइब्रॉइड अगर ग्रो कर गया है तो आप खुद सोचें कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उसको। फिर टू बल्कि मासेस दैट कैन डिस्टॉर्ट एंड एनलार्ज द यूट्रस, यू कैन हैव अ सिंगल फाइब्रॉइड और मल्टीपल वंस। या तो सिंगल फाइब्रॉइड होता है या मल्टीपल वन फाइब्रॉइड्स होते हैं, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, ठीक है। इन एक्सट्रीम केसेस मल्टीपल फाइब्रॉइड्स कैन expand द यूट्रस सो मच दैट इट रीचेस द रिब केज एंड कैन ऐड वेट, यानी ऊपर की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और आपकी पसलियों तक पहुंच जाते हैं, और एक आपको बोझ सा महसूस होना शुरू हो जाता है। अब ये जो स्लाइड अभी मैंने पढ़ी है आप लोगों के लिए, जो मैंने प्रिपेयर करके रखी थी, इसके अंदर मैंने डायग्राम ऐड की है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स होते हैं, उनकी लोकेशन के हिसाब से उनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं फाइब्रॉइड्स के? सिम्टम्स जो हैं, मैनी वुमेन हु हैव फाइब्रॉइड्स डोंट हैव एनी सिम्टम्स। जिनको फाइब्रॉइड्स होते हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। इन दोज दैट डू सिम्टम्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकेशन, यानी अब लोकेशन, साइज एंड नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स। अब नॉर्मली फाइब्रॉइड के सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन उनकी लोकेशन, साइज, नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स, अगर फाइब्रॉइड्स ज़्यादा हैं तब सिम्टम्स प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। In women who have symptoms, the most common signs and symptoms of uterine fibroids include, अब most common sign और symptoms क्या होते हैं fibroids के?
हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी पीरियड्स के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड आता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स लास्टिंग मोर देन अ वीक, जो नॉर्मली 5 to 7 डेज़ या 5 to 6 डेज़ तक रहता है, वो उससे ज़्यादा भी रह जाता है। ठीक है। पेल्विक प्रेशर और पेन, पेल्विक प्रेशर यानी पेल्विक रीजन जो होता है, यानी जो आपके नाफ के नीचे वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर आपको एक प्रेशर फील होता है और पेन होता है। ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अब आप देखें कि जो है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे आपका यूट्रस होता है। जब यूट्रस के ऊपर फाइब्रॉइड होता है, ठीक है, फाइब्रॉइड प्रेशर अप्लाई करता है यूट्रस पे, यूट्रस से प्रेशर अप्लाई करता है यूरिनरी ब्लैडर पे, तो आपको जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बार बार यूरिन पास करने की अर्ज होती है। ठीक है। फिर डिफ़िकल्टी एम्प्टिंग द ब्लैडर, यानी जो मसाना है उसको खाली करने में भी जो है मुश्किल दुश्वारी पेश आती है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाता है, क्योंकि अगर आप एनाटमी देखें तो मैं कोशिश करूँगा इस लेक्चर के अंदर मैं एक डायग्राम एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि सबसे पीछे रेक्टम होता है, बीच में यूट्रस होता है और सबसे आगे जो है यूरिनरी ब्लैडर होता है। जब यूट्रस के ऊपर फाइब्रॉइड्स आ जाएं तो वो क्या करते हैं, वो एंटीरियरली प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। पोस्टीरियरली प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है। बैक एक और लेग पेन्स, ठीक है, कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है और उसके बाद टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। Rarely a fibroid can cause acute pain when it outgrows its blood supply and begins to die। ठीक है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि फाइब्रॉइड जो है वो एक्यूट पेन कॉज करे व्हेन इट आउटग्रोज इट्स ब्लड सप्लाई, यानी जब उसकी ब्लड सप्लाई हो जाए तब ब्लड सप्लाई उसमें आ जाए तब पेन होती है, एंड बिगिंस टू डाई, उसके बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब कॉजेज़ क्या आ जाते हैं, फाइब्रॉइड्स के कॉजेज़ क्या आ जाते हैं। सबसे पहला कॉज जो होता है हमारे पास जेनेटिक्स, genetic changes। Many fibroids contain changes in genes that differ from those in typical uterine muscle cells। अब इन जो यूट्राइन मसल सेल्स के जो नॉर्मल यूट्राइन मसल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड के सेल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं थोड़े से। हार्मोन्स, अच्छा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है मेंटेन करके रख रहे होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इन प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी अपीयर टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फाइब्रॉइड्स। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी एक चीज़ मेंशन की कि चाइल्ड बियरिंग फीमेल्स के अंदर ये बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है। फाइब्रॉइड्स कंटेन मैनी मोर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स देन टिपिकल यूट्राइन मसल सेल्स डू। ठीक है। अब इसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं फाइब्रॉइड्स के अंदर, तो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो हैं वो इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और इनकी ग्रोथ में मदद करते हैं। फाइब्रॉइड्स टेंड टू श्रिंक आफ्टर मेनोपॉज ड्यू टू डिक्रीज इन दी हार्मोन प्रोडक्शन। मेनोपॉज के बाद फाइब्रॉइड्स ऑटोमेटिकली श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन उस लेवल तक नहीं मिल रहा होता, तो इस वजह से जो है वो खुद ही रिग्रेस होना शुरू हो जाते हैं। अदर ग्रोथ फैक्टर्स में आ जाते हैं सब्सटेंसेस दैट हेल्प द बॉडी मेंटेन टिश्यू सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स में अफेक्ट फाइब्रॉइड ग्रोथ। ठीक है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो जो है वो भी फाइब्रॉइड की ग्रोथ को एनहेंस करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ECM, इसको हम ECM भी कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि सेल्स के दरमियान का जो एरिया होता है, दो सेल्स जुड़े हुए हैं उनके दरमियान का एरिया जो सीमेंटिंग का काम कर रहा होता है, एक सब साथ जोड़ के रखा हुआ होता है। ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज द मटेरियल दैट मेक्स सेल्स स्टिक टुगेदर लाइक मॉर्टर बिटवीन ब्रिक्स। ठीक है। जैसे ईंटों के दरमियान जो है सीमेंट हम लगाते हैं तो इसमें जोड़ के रखा होता है। ECM इज इंक्रीज्ड इन फाइब्रॉइड्स एंड मेक्स देम फाइब्रस। अच्छा, अब ECM जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो फाइब्रॉइड्स के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है। और उनको और ज़्यादा फाइब्रस बना देता है, सख्त बना देता है, ठोस शक्ल में बना देता है। ECM आल्सो स्टोर्स ग्रोथ फैक्टर्स एंड कॉज बायोलॉजिक चेंजेस इन द सेल्स ऑफ इन द सेल्स देमसेल्व्स, यानी उसके अंदर जो है ग्रोथ फैक्टर स्टोर होते हैं
तो वो जो है सेल्स के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस करवाता रहता है। तो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर भी जो है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो है वो फाइब्रॉइड्स को फाइब्रस फॉर्म में कन्वर्ट करने में बहुत मदद करता है। तो ये कॉजेज़ हो गए। कॉजेज़ कौन कौन से हो गए? जेनेटिक चेंजेस हो गए आपके पास, हार्मोन्स हो गए, ठीक है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के ऊपर, तो उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। अदर ग्रोथ फैक्टर्स आ गए जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का काम भी जो है वो यही है कि वो फाइब्रॉइड्स को जो है एक तरह से उनको क्या कहते हैं उसको, प्रमोट करता है उनकी ग्रोथ को, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर्स का क्या मानना है? डॉक्टर्स बिलीव दैट द यूट्राइन फाइब्रॉइड्स डेवलप फ्रॉम अ स्टेम सेल इन द स्मूथ मस्कुलर टिश्यू ऑफ द यूट्राइन मायोमेट्रियम, एंड दिस इज़ ट्रू कि जो यूट्रस है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं? सबसे इंटरनल लेयर एंडोमेट्रियम, मिडल लेयर मायोमेट्रियम, एक्सटर्नल लेयर कौन सी होती है? पेरीमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम के अंदर मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। अब वहीं से ये जो है फाइब्रॉइड्स राइज होते हैं। अ सिंगल सेल डिवाइड्स रिपीटेडली, एक सेल जो है रिपीटेडली डिवाइड होता है इवेंचुअली क्रिएटिंग अ फर्म रबरी मास डिस्टेंट फ्रॉम नियर बाय टिश्यूज़, यानी एक फर्म रबरी मास बना देता है जो अपने इर्द गिर्द के टिश्यूज से डिफरेंट होता है। द ग्रोथ पैटर्न ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स वेरी, दे में ग्रो स्लोली और रैपिडली, यानी स्लोली भी ग्रो करते हैं, रैपिडली भी ग्रो करते हैं, और दे में रिमेन द सेम साइज, अक्सर वो सेम साइज़ के रहते हैं। सम फाइब्रॉइड्स गो थ्रू ग्रोथ स्पर्ट्स एंड सम में श्रिंक इन देयर ओन, कुछ तो हैं कुछ जो हैं वो ग्रोथ की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, और कुछ जो हैं वो खुद ब खुद श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। मैनी फाइब्रॉइड्स दैट हैव बीन प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी श्रिंक और डिसअपियर आफ्टर प्रेगनेंसी। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान भी फाइब्रॉइड्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाते हैं। एज द यूट्रस गोज बैक टू इट्स यूजुअल साइज़, और उसके बाद जो है यूट्रस जो है अपने यूजुअल साइज़ पर आ जाती है, नॉर्मल साइज़ पर आ जाती है। अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं इसके अंदर, कि कौन सी कंडीशंस जो हैं वो ज़्यादा प्रोन हैं फाइब्रॉइड्स की। फैक्टर्स दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन फाइब्रॉइड डेवलपमेंट इंक्लूड रेस यानी कास्ट सिस्टम, ठीक है, हम कास्ट सिस्टम कहते हैं, रेस कहते हैं। ऑल्दो ऑल वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज कुड डेवलप फाइब्रॉइड्स, जैसे पहले बार बार रिपीट हुआ है कि रिप्रोडक्टिव एज के अंदर फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लैक वुमेन आर मोर लाइकली टू हैव फाइब्रॉइड्स देन आर वुमेन ऑफ अदर रेशियल ग्रुप्स, यानी जो अफ्रीकन, नाइजीरियन, ऐसी फीमेल्स जो हैं उनके अंदर फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन एडिशन ब्लैक वुमेन हैव फाइब्रॉइड्स एट यंगर एज, उनमें यंग एज के अंदर भी फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। एंड दे ऑल्सो लाइकली टू हैव मोर और लार्जर फाइब्रॉइड्स, ठीक है, उनके या तो बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स होते हैं या लार्जर साइज़ के फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। अलॉन्ग विद मोर स्वीयर सिम्टम्स, और बहुत स्वीयर सिम्टम्स होते हैं उनमें, जैसे हमने पीछे सिम्टम्स पढ़े वो उससे भी ज़्यादा स्वीयर सिम्टम्स लेकर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हेरिडिटी। इफ़ योर मदर और सिस्टर हैड फाइब्रॉइड्स यू आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग देम, ठीक है। तो ये तो एक हेरिडिटी होगी कि मदर सिस्टर को अगर है ये प्रॉब्लम तो आप में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अदर फैक्टर्स, स्टार्टिंग योर पीरियड एट एन अर्ली एज, ठीक है, मेनार्ची अगर बहुत जल्दी हो गई है तब भी हो सकते हैं। ओबिसिटी, वेट बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोलेबल। विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है अगर तब भी। हैविंग अ डाइट हायर इन रेड मीट एंड लोअर इन ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी गोश्त ज़्यादा खा रहे हैं, बकरे का, गाय का गोश्त ज़्यादा खा रहे हैं तो उनके अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फाइब्रॉइड्स के, इंस्टेड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें फाइब्रॉइड्स के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए एंड डेयरी हो गए, ठीक है। एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल जो है वो भी फाइब्रॉइड्स को बढ़ाने में मदद करती है। इंक्लूडिंग बियर अपीयर्स टू इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग फाइब्रॉइड्स। तो ये अल्कोहल हो गया, रेड मीट हो गया, बियर हो गई, या आपके फाइब्रॉइड्स की जो है ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं और नए फाइब्रॉइड्स डेवलप होने में चांसेस होते हैं।
कॉम्प्लिकेशंस अब इसकी क्या होती हैं। ऑल्दो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यूजुअली आरंट डेंजरस, इनका कोई ये बिल्कुल डेंजरस नहीं होते। दे कैन कॉज डिस्कम्फर्ट होता है एंड मे लीड टू कॉम्प्लिकेशंस सच एज अ ड्रॉप इन रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज के अंदर ड्रॉप आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अनीमिया की तरफ चला जाएगा वो पेशेंट, विच कॉजेज फिटीग होगी, डेफिनेटली अनीमिया होगा तो फिटीग होगी, फ्रॉम हैवी ब्लड लॉस। रेयरली अ ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड ड्यू टू ब्लड लॉस। रेयरली जो है क्या कहते हैं उसको, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है इसके अंदर, वरना उससे मेडिकेशन के ज़रिए ही उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, नॉट सर्जिकली, क्योंकि आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी अदर मेडिकल साइंस, बट जो एक फाइनल ये कह दिया जाता है कि भाई रसौली है तो भाई इसको सर्जरी करके निकाल दिया जाए। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि देयर वाज अ फीमेल इन द हॉस्पिटल, ठीक है, शी वाज 34, about 34 40 years old, 40 years old, and she had that यूट्राइन ब्लीडिंग हुई, उसको हॉस्पिटल लेके गए एंड उसके बाद जब जो नीम हकीम खतरे जान गायनी बैठी हुई थी वहाँ पर, उन्हें टेस्ट किया, वो कहते हैं ओ हो ये क्या कर लिया आपने, आपका तो जो है रसौली बनी हुई है इतनी, और ये जो है कैंसर बन जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप कल को भी तो आपने इसको रिमूव करवाना, तो आप अभी रिमूव करवा दो। तो वो जो है जाहिर सी बात है, एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर का काम होता है उसको सबसे अच्छा तरीका बताए, इजी तरीका बताए जिससे वो चीज़ ख़त्म हो सके विदाउट इन्वेजन। खैर उस बंदी का जो है यूट्रस ही रिमूव कर दिया गया। तो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड जब मैंने ये केस हॉस्पिटल में सुना था कि ऐसे केसेस भी होते हैं जो जान छुड़ाने वाली बात करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स को मैं नीम हकीम खतरे जान ही कहूँगा। तो उसमें फिर ये कि डेफिनेटली फीमेल, इफ़ शी वाज 40, अप्रॉक्सीमेटली उसकी एज कितनी होगी, 35-40 होगी। अब जब उसका यूट्रस ही रिमूव कर दिया है, उसके साथ ओवरीज भी रिमूव हो गई हैं, व्हाट डू यू थिंक कि वो 30 की एज के अंदर जो है वो बुढ़ापे की तरफ चली गई, ठीक है, बुढ़ापे की तरफ चली गई। उसके जो है प्रोजेस्टेरॉन अब उसकी बॉडी के अंदर उस क्वांटिटी में नहीं बनेगा, एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाएगा और वो वही बियर्ड ग्रोथ, हिर्सुटिज्म और जॉइंट पेन्स, ये सब चीज़ लेके बैठ जाएगी। एंड it's very heartbreaking to see such a young lady in this condition. So please kindly ऐसे डॉक्टर से दूर रहिए, कुछ जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, ना कि अरे गहरे गलियों में जो डॉक्टर बना के बैठे होते हैं नीम हकीम खतरा जान वाले, उनको अवॉइड कीजिए। अच्छा, लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं फाइब्रॉइड्स के लिए? फाइब्रॉइड्स के लिए लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आ जाते हैं वो आ जाता है CBC, कंप्लीट ब्लड कल्चर, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड में हमें क्लियरली एक साइज़ वगैरह के पता चल जाता है कि उसका साइज़ वगैरह कितना है। MRI से हमें पता चलेगा उसका एक्सटेंट किस हद तक है, ठीक है। हिस्टीरियोसोनोग्राफी, ठीक है, फिर हिस्टीरियो सेल्फिंजियोग्राफी, ठीक है, सेल्फिंजियोग्राफी यानी क्या कहते हैं उसको, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो है जाके चेक करेंगे कि वहाँ पर तो फाइब्रॉइड्स नहीं बने हुए। और हिस्टीरियोस्कोपी के अंदर ये हिस्टीरियो सोनोग्राफी और हिस्टीरियो सेल्फिंजियोग्राफी आ जाती हैं। तो बेसिकली इट्स अ हिस्टीरियोस्कोपी। तो ये 4-5 टेस्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी फीमेल के अंदर जिसके अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। CBC, अल्ट्रासाउंड, MRI, हिस्टीरियोसोनोग्राफी, हिस्टीरियो सेल्फिंजियोग्राफी, हिस्टीरियोस्कोपी, तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलें, ये तो हो गई सारी इसकी पैथोलॉजी। अब हम आते हैं कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स।
अब हर रेमेडी जो है अलग अलग कंडीशन में काम करती है, तो कुछ रेमेडीज़ जो है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है थैलेपसी बर्सा। थैलेपसी बर्सा जो है फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स विद प्रोलॉन्ग मेंसेस, यानी फाइब्रॉइड्स भी हैं और मेंसेस बहुत प्रोलॉन्ग्ड है। नॉर्मली अगर जो है 5 to 7 डेज़ है, वो 7 से 9-10 डेज़ तक चले गए हैं, ठीक है। तो थैलेपसी बर्सा बहुत अच्छी रेमेडी है। कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया कार्ब जो है फॉर हैवी पीरियड्स फ्रॉम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की वजह से अगर हैवी पीरियड आ रहे हैं तो उसमें कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करेगी। बेलाडोना एंड सेपिया, ठीक है, फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स वेयर मेंसेस आर पेनफुल, ठीक है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स में और पीरियड्स जो हो रहे हैं वो बहुत पेनफुल हो रहे हैं, तो उसमें हम यूज़ करेंगे बेलाडोना और सेपिया। उस्टिलागो मेडिस, ठीक है, उस्टिलागो मेडिस फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स विद डार्क मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, डार्क मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि डार्क मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कब आती है? डार्क मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तब आती है जब एक फ़ीमेल अपना पीरियड स्किप कर देती है और नेक्स्ट मंथ जब उस पीरियड उसको होता है, तो वो जो पुराना ब्लड है वो उसके साथ मिक्स होके तो वो डार्क ब्राउन कलर का ब्लड आता है, तो उसके अंदर जो है उस्टिलिजो जो है बहुत अच्छी रेमेडी है। सबाइना ऑफिशियनालिस, ठीक है, फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स वेयर क्लॉट्स पास विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है। अगर क्लॉट्स आ रहे हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर तो सबाइना बहुत अच्छी रेमेडी है। फिर एक बहुत अच्छी रेमेडी जो मेरे सीनियर डॉक्टर, मेरे मेंटोर डॉक्टर सैयद काशिफ रिजवी जो हैं वो यूज़ करते हैं और उनके मैंने देखा है कि बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। फीमेल्स आती हैं और मैंने उनकी रिपोर्ट्स खुद चेक की हैं कि उनके फाइब्रॉइड्स ग्रेजुअली जो है वो साइज़ में रिड्यूस हो रहे हैं। वो है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, ठीक है, एक्सीलेंट होम्योपैथिक रेमेडी फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स विद बेरिंग डाउन सेंसेशन, यानी नीचे की तरफ भार महसूस होता है इसमें फाइब्रॉइड्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है ट्रिलियम पेंडुलम और काली कार्ब फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स विद बैक पेन ड्यूरिंग मेंसेस, यानी मेंसेस के दौरान बैक पेन अगर हो रहा हो तो ट्रिलियम पेंडुलम और काली कार्ब बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं। फिर एरिजरॉन जो है फॉर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन केस ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, अब फाइब्रॉइड्स की वजह से जो है यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसमें आप एरिजरॉन यूज़ करेंगे, ठीक है। चाइना ऑफ एंड फेरमेट फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स विद हैवी ब्लीडिंग एंड एनीमिया, ठीक है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रही है और उसके साथ साथ एनीमिया हो रहा है, तो उसके अंदर हम जो है चाइना ऑफ और फेरमेट यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गई कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़। होप आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। काइंडली आप प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर लेक्चर्स, इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सराउंडिंग्स में जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके नॉलेज में ये चीज़ें बाहर ज़्यादातर जाएँ। जो मेरे कोलीग्स हैं वो तो माशाल्लाह मेरा उनसे कोई कंपैरिज़न नहीं है, बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपनी तरफ से जो है स्टूडेंट्स की जो है जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ वो हेल्प मैं करता हूँ। और काइंडली अगर, और ये कोई शर्म वाली बात नहीं है कि अगर आप किसी फ़ीमेल से पूछ रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो आप, जब तक वो फ़ीमेल खुल के नहीं बताएगी आप उसकी रेमेडी तक नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ट्रस्ट, आप उसको ट्रस्ट दें कि हमारी जो प्रैक्टिस है दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल होती है कि हम पेशेंट की बात किसी थर्ड पर्सन से बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, स्पेशली विद द फैमिली मेम्बर्स। तो आप उनसे उनकी हिस्ट्री लें और हिस्ट्री लेने के बाद आप काइंडली ये बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ फॉर अ वीक, विद इन अ वीक आप हिस्ट्री लें। हिस्ट्री लेके जो है आप मुझे जो है डीएम करें, फेसबुक पे मुझे मैसेंजर पे मैसेज करें
और उसके अलावा जो है आप मुझे इस पे अगर आपको मेरा ईमेल एड्रेस चाहिए तो आप काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर दूंगा। तो आप अपनी क्वेरीज़ जो हैं वो मुझे वहाँ पर सेंड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। या अगर आप चाहते हैं, मैं तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं जितना नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को दे सकूँ वो मैं दूँ। तो अगर आप लोग सैचुरेट हो चुके हो तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और एडवांस रमज़ान मुबारक। रमज़ान बहुत बहुत करीब आ चुके हैं अब तो एडवांस रमज़ान मुबारक। और अपनी दुआओं में अपने बुज़ुर्गों को, अपने वालिदैन को, अपने उस्ताज़ा को मी और अपने जितने जानने वाले हैं उन सब की फैमिलीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।